हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको कौन से चैप्टर पढ़ा रहे थे, पृष्ठ रसायन हम आपको पढ़ा रहे थे। तो ये पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि विलीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार भी हमने आपको बताया था और आधुनिक विचारधारा के अनुसार भी बता दिया था। सेकेंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और हमने ये कहा था लास्ट में कि आज हम आपको अगले पार्ट में ये बताएंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की विधियां क्या होती है। क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, जो आसानी से मिलकर द्रव के साथ आसानी से मिलकर कोलाइडी विलेन बना लेते हैं, वो द्रव स्नेही होते हैं। लेकिन द्रव विरोधी आसानी से नहीं मिलते हैं और कोलाइडी विलेन नहीं बना पाते हैं, तो उनको बनाने के लिए कुछ विधियों की ज़रूरत पड़ती है। उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो द्रव विरोधी कोलाइड है, उसके बाद आप ये हेडिंग आज डालेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की विधियां। क्या आप हेडिंग डालेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की विधियां। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसकी निम्न 2 विधियां होती है। देखिए यहाँ पर 2 विधियां हैं इसकी। एक आप पढ़ेंगे संघनन। क्या पढ़ेंगे आप? संघनन। और दूसरी आप पढ़ेंगे परिक्षेपण। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक आप पढ़ेंगे संघनन और दूसरी आप क्या पढ़ेंगे? परिक्षेपण। तो सबसे पहले हम आपको संघनन के बारे में बताएंगे। तो संघनन में भी 4 विधियां होती हैं। एक ऑक्सीकरण, अपचयन और फिर उसके बाद उभय अपघटन और जल अपघटन। ये 4 विधियां संघनन में होती है। और उसके बाद आपको परिक्षेपण पढ़ाएंगे। तो परिक्षेपण में भी 2 विधियां होती हैं, एक विद्युत परिक्षेपण और एक यांत्रिक परिक्षेपण होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर विधि हमने आपको बताई कि संघनन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए संघनन क्या होता है। संघनन का देखिए मतलब क्या होता है, हम आपको छोटे शब्दों में बताते हैं। संघनन का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ से कुछ बड़ा बना देना। जैसे कि आपके पास कुछ बूंदी के जो बूंदियाँ होती है छोटी छोटी सी, वो आपने ली और एक में करके एक आपने लड्डू बना लिया बूंदी का। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि कुछ छोटा छोटा सा लेकर कुछ बड़ा बना दिया। तो जब भी हम ऐसा काम करते हैं कि कभी भी कुछ छोटे छोटे से कर लेते हैं, उनसे कुछ बड़ी चीज़ बनाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है? हमारी संघनन कहलाती है। और संघनन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों या टुकड़ों को, यहाँ पर आप कण भी ले सकते हैं या टुकड़े, तभी या करके लिखा है, कणों या टुकड़ों को कोलाइडी आकार के कणों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी संघनन कहलाती है। देखिए जैसा हमने आपको बताया है वैसे ही लिखा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप सरल भाषा में समझेंगे तो संघनन का मतलब यही होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों से क्या करना, कुछ बड़ा बना देना। देखिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे कण लिए हैं, उनसे क्या किया है, हमें कोलाइडी आकार के कणों में उनको बदल दिया है। और जब हम कोलाइडी आकार के कणों में उनको बदल देंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। फिर उसके बाद ये जो संघनन है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो ये जो संघनन क्रिया है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। यह भी हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के इसके अंदर पार्ट आएंगे। एक ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और उभय अपघटन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 डाल के संघनन। ओके, नंबर 1 डाल के संघनन लिखेंगे। इसके अंदर पार्ट आप ABC डाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसका पहला पॉइंट यहाँ पर आप डाल के लिखेंगे, ए डाल के लिखेंगे, ए नंबर डाल के आप लिखेंगे ऑक्सीकरण। ये हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण विधि में क्या होगा, हमें सल्फर का सॉल्ट प्राप्त होगा। क्या होगा? सल्फर का सॉल्ट प्राप्त होगा। जब आप यहाँ पर देखिए थ्योरी हम आपको बताते हैं, जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस विधि द्वारा सल्फर का सॉल्ट बनाया जाता है। सल्फर का सॉल्ट यानी कि जो सल्फर का विलयन है वो यहाँ पर हम बनाएंगे। किस विधि के द्वारा? ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। फिर आगे लिखा है सल्फर बनाएंगे कैसे, उसके बारे में लिखा है, इस विधि में हाइड्रोजन सल्फाइड की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर हमें सल्फर का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है, सल्फर का सॉल्ट बनाया जाता है। किसका सॉल्ट बनाया जाता है? सल्फर का सॉल्ट बनाया जाता है। अब देखिए रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 से, सल्फाइड है इसलिए S लिख दिया है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2S। उसके बाद लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO4।
SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम किससे लिखते हैं, SO2 से लिखते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर का सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने 2H2S प्लस SO2 की जब हम रिएक्शन कराई तो क्या आया, गिव्स 3S प्लस 2H2O, यानी हमें सल्फर का सॉल्ट यानी S मिला है सल्फर, और हमें क्या निकला है, लास्ट में हमारा वाटर निकल गया है। देखिए आप जो जितनी भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सही याद रहेगी कि रिएक्शन कैसे हुई है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर S के आगे यानी सल्फर के आगे 3 लिख दिया है, तो यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए H2O के आगे 2 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये हमने बैलेंसिंग करने के लिए लिख दिया। जैसे कि इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर आप अगर जोड़ेंगे जितने तत्व इधर होंगे उतने ही तत्व इधर भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, तो इधर वाले में भी देखिए हाइड्रोजन 4 है और इधर वाले में भी हाइड्रोजन 4 है। ये जो नंबर हम आगे लगाते हैं ये बैलेंसिंग करने के लिए लगाते हैं, जिससे कि जो हमारी रिएक्शन है वो बिल्कुल सही हो, उतने ही अणु इधर भी होने चाहिए, तब आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही होगी। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये ऑक्सीकरण विधि समझ में आई होगी। ये किसकी है, संघनन के 4 पार्ट हमारे चल रहे हैं, संघनन 4 विधियां होती हैं इसमें। तो ए हमने आपको बता दी है क्या है, ऑक्सीकरण। ए नंबर क्या है, ऑक्सीकरण। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे अपचयन। ऑक्सीकरण के बाद देखिए अपचयन है, तो अपचयन में देखिए यहाँ पर आप डालेंगे बी, क्या डालेंगे, बी पॉइंट डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे अपचयन। तो देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन में यहाँ पर लिखा है कि इस विधि द्वारा गोल्ड का सॉल्ट बनाया जाता है। जब हमने आपको अभी ऊपर ऑक्सीकरण बता रहे थे तो ऑक्सीकरण में किसका सॉल्ट था, सल्फर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपचयन है, तो अपचयन में किसका सॉल्ट हमें बनाएंगे, हम गोल्ड का सॉल्ट बनाएंगे। गोल्ड बोले तो सोने का, सोना बोलते हैं हिंदी में, तो गोल्ड का सॉल्ट बनाएंगे। अब देखिए बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखा है कि इस विधि में ऑरिक क्लोराइड की स्टेनस क्लोराइड से क्रिया कराने पर हमें गोल्ड का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी आप रिएक्शन देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने अभी आपको बताया ऑरिक क्लोराइड, तो ऑरिक क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है AuCl3। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पहली बात ये है कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे कि गोल्ड को किससे डिनोट करते हैं, चांदी को किससे करते हैं, कॉपर को किससे करते हैं, जिंक को किससे करते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। जो मोस्ट ऑफ यूज़ करे जाते हैं वो तो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सोडियम है उसको Na से डिनोट करते हैं, Cl यानी क्लोरीन, इस तरीके से जो मोस्ट ऑफ यूज़ किए जाते हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ऑरिक क्लोराइड है, तो ऑरिक क्लोराइड को किससे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑरिक है तो Au आ गया है, क्लोराइड है इसलिए Cl आ गया है। तो अगर पूरा फॉर्मूला हम पूछे ऑरिक क्लोराइड का तो क्या हो जाएगा, AuCl3। उसके बाद क्या है, स्टेनस क्लोराइड, तो स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला होगा SnCl2। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, गोल्ड का सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2Au लिखा है, Au को बोलते हैं सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, Au से लिखते हैं। तो Au क्या है, हमारा गोल्ड है, या आप सोना भी बोल सकते हैं। और हमें लेकिन लास्ट में हमारा क्या बचेगा, 3SnCl4 बचेगा। देखिए यहाँ पर जो हमने SnCl2 लिया था इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जो SnCl2 है वो क्या है, स्टेनस क्लोराइड, लेकिन जो हमारा ये निकला है SnCl4 वो है स्टेनिक क्लोराइड। यहाँ पर 2 था तो ये स्टेनस है और यहाँ पर 4 है तो ये क्या है, स्टेनिक क्लोराइड है। और देखिए एक बात और, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्ड सॉल्ट को और क्या कहा जाता है, तो गोल्ड सॉल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कासियस ऑफ पर्पल भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि गोल्ड सॉल्ट को और क्या कहते हैं, कासियस ऑफ पर्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कासियस ऑफ पर्पल। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कासियस ऑफ पर्पल क्या होता है या किसे कहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसे कहते हैं, गोल्ड सॉल्ट को कहते हैं। और ये किस रंग का होता है, पर बैगनी रंग का होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेम है इसका कासियस ऑफ पर्पल। क्या नाम है इसका, कासियस ऑफ पर्पल। देखिए पर्पल आ रहा है, पर्पल कलर क्या होता है, बैगनी होता है, तो ये किस रंग का होगा, बैगनी रंग का होगा। तो हमने आपको दोनों बता दिए हैं, एक अपचयन भी बता दिया है और ऑक्सीकरण हमने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारा जल अपघटन। यहाँ पर नंबर सी क्या है, जल अपघटन। देखिए जल अपघटन क्या होता है, इस विधि द्वारा वीक धातुओं, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, क्या होता है, कमज़ोर, वीक का मतलब कमज़ोर। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि इस विधि द्वारा वीक धातुओं, जैसे यहाँ पर देखिए कमज़ोर धातुएं क्या क्या लिखी हैं, Fe मतलब कि आयरन, Al यानी कि एल्यूमिनियम और Sn यानी कि टिन। तो इन तीनों जैसे और भी होते हैं तो इनके सॉल्व बनाए जाते हैं। जल अपघटन एक ऐसी विधि है जिसमें हम कोई भी वीक धातु ले सकते हैं, उसका सॉल्व बनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको ऑक्सीकरण में बताया था, उसमें पता था हमको कि वहाँ पर सॉल्व बनेगा किसका, सल्फर का, और हमें अपचयन में भी पता था कि गोल्ड का सॉल्व बनेगा। लेकिन जल अपघटन में क्या है, कोई भी हमारी वीक धातु होगी, क्या होगी, कोई भी हमारी वीक धातु होगी उसका बना सकते हैं हम सॉल्व। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में FeAlSn लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है यही वीक धातुओं हो, कोई भी आप वीक धातु लेंगे लेकिन उसका सॉल्व बनेगा किस विधि द्वारा, जल अपघटन विधि द्वारा। अब देखिए हमने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि FeCl3 के तनु विलयन को गर्म जल में डालने पर FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम Fe की बात करें, क्योंकि ये भी तो वीक धातु है, तो Fe की अगर हम बात करें तो हमने इसका विलयन दिया है, यहाँ पर देखिए तनु विलयन लिखा है। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। और अगर कहीं पे आपको सांद्र विलयन दिखे तो सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि तनु का मतलब क्या होता है, पतला, और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो हमने यहाँ पर FeCl3 का विलयन ले लिया है, उसको गर्म जल में जब हम डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये क्या, इसका सॉल्व प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इंग्लिश में लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व। ओके, तो FeOH का होल थ्राइस यानी इसका सॉल्व हमको प्राप्त हो जाएगा किस विधि द्वारा, जल अपघटन द्वारा। और ये Fe है क्या, हमारी वीक धातु है। तो 3 हमने आपको बताई, ऑक्सीकरण में सल्फर का सॉल्व, अपचयन में गोल्ड का सॉल्व, और जल अपघटन में क्या हमें होगा, किससे सॉल्व बनाएंगे हम, वीक धातुओं से सॉल्व प्राप्त होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए सबसे संघनन का चौथा और लास्ट पार्ट है उभय अपघटन। तो उभय अपघटन में देखिए हमें कैसे सॉल्व प्राप्त होगा, इस विधि द्वारा आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व प्राप्त होता है। किसका सॉल्व प्राप्त होता है, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे हमने बनाया है यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड। इसके लिए आर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व प्राप्त होगा, यानी कि कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर हमने क्या लेंगे, यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे। तो देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है AS2O3। आर्सेनिक को लिखेंगे AS2 से, ऑक्साइड है तो O3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AS2O3। फिर उसके बाद हमें लेना है और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को तो सभी को फॉर्मूला पता होगा, अभी हमने ऊपर ऑक्सीकरण में भी आपको बताया था H2S की क्या फॉर्मूला होता है, H2S। यहाँ पर जो 3 अणु लिए हैं इसके, ये बैलेंसिंग के लिए लिए हैं, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, AS2S3। देखिए यहाँ पर AS2S3 है, यहाँ पर से एक S उठाया और इसके पास भेज दिया। जैसे यहाँ पर S कितने हैं, देखिए साफ करके आपको बताते हैं। यहाँ पर S कितने, 3 S। देखिए यहाँ पर 3 आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये H2 के पास भी 3 अणु है और S भी यहाँ पर 3 ही है। तो यहाँ पर से हमने 3 S उठाए और यहाँ पर ले गए। यहाँ पर O3 था, O3 की जगह पे हमने S3 लिख दिया है। AS2 जैसा था वैसा ही रहा और S3 यहाँ से उठा के लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड हो जाएगा। AS2S3 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड हो जाएगा। ये क्या हम इसका सॉल्व प्राप्त हो जाएगा। और देखिए क्या बचेगा, 3H2O। यहाँ पर देखिए 3H2 बचा हुआ है और O ये वाला था तो O लिख दिया है। यहाँ पर जो 3 अणु थे वो आगे लिख दिए हैं। देखिए पूरी बिल्कुल बैलेंसिंग बिल्कुल सही है। जितने AS इधर हैं उतने ही AS इधर भी हैं। देखिए यहाँ पर जितने A इधर हैं उतने A इधर भी हैं, S जितने इधर हैं उतने ही S इधर भी हैं, जितने H इधर हैं उतने ही H इधर ही हैं। इसका मतलब ये है हमारी जो बैलेंसिंग है बिल्कुल ठीक है और हमारी रिएक्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया संघनन। पहली विधि कौन सी है, संघनन। संघनन में कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 4 पार्ट होंगे। एक इसमें होगा ऑक्सीकरण,
देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक ऑक्सीकरण होगा, एक अपचयन होगा, एक जल अपघटन और चौथा क्या होगा हमारा उभय अपघटन। इन चारों के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। ऑक्सीकरण में हमें सल्फर का सॉल्ट प्राप्त होगा, अपचयन में हमें गोल्ड का सॉल्ट प्राप्त होगा, जल अपघटन में हमें जितनी भी वीक धातुएं होती हैं उनका सॉल्ट बनाते हैं हम, और उभय अपघटन में हम आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट बनाते हैं। अब देखिए इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया है। ये तो हो गई पहली विधि। अब देखिए दूसरी विधि है हमारी परिक्षेपण। दूसरी विधि हमारी क्या है? परिक्षेपण। परिक्षेपण के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है यांत्रिक परिक्षेपण। क्या होता है? यांत्रिक परिक्षेपण। और एक होता है विद्युत परिक्षेपण। देखिए 2 परिक्षेपण आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक यांत्रिक और एक विद्युत परिक्षेपण। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि परिक्षेपण होता क्या है। जैसे कि हमने आपको जब संघनन पढ़ाया था तो ये बताया था कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे कुछ बड़ा बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है? संघनन। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर परिक्षेपण भी होता है। परिक्षेपण क्या होता है? देखिए हमने आगे लिख रखा है यहाँ पर। परिक्षेपण होता क्या है? परिक्षेपण का मतलब होता है जो भी हमने आपको संघनन में बताया छोटी छोटी चीज़ों से कुछ बड़ा बना देना, यहाँ पर उसका अपोजिट है। तो परिक्षेपण में क्या होगा? कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटा बना देना। बस यहाँ पर यही लिखा है कि परिक्षेपण में पदार्थ के बड़े बड़े कणों या टुकड़ों को कोलाइडी आकार के कणों में बदलने की क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। मतलब वही है, यहाँ पर बस हम क्या करेंगे? उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे संघनन में जो हमने याद किया था उसका अपोजिट कर देंगे। या संघनन में हमने क्या किया था? छोटी छोटी चीज़ें ली थी, उनसे कुछ बड़ा बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ बड़े बड़े कण ले लेंगे या टुकड़े ले लेंगे, उनसे हम क्या करेंगे? कुछ बड़ा बना देंगे। कुछ का मतलब यहाँ पर कोलाइडी कणों में बदल देंगे, वो क्या कहलाएगी? हमारी क्रिया परिक्षेपण कहलाएगी। फिर आगे लिखा है यह 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार आपको बता दिया, एक यांत्रिक और दूसरा विद्युत परिक्षेपण। तो देखते हैं यहाँ पर यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिख रखा है हमने कि यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे यांत्रिक परिक्षेपण। सबसे पहले आप यहाँ पर इस चित्र को समझ लीजिए। अगर आपने इस चित्र को समझ लिया है तो आप बहुत आसान तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक मील टाइप की बना रखी है। मील का मतलब जैसे कि जो गेहूं की चक्की होती है कि आप लोगों ने देखी होगी जिससे गेहूं पीसे जाते हैं, उस टाइप की हमने यहाँ पर चक्की टाइप की बना ली। आप चक्की बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉट बने हुए हैं, एक ये पॉट बना हुआ है, एक ये पॉट बना है। बीच में यहाँ पर जगह खाली है। यहाँ पर देखिए सहारे के लिए स्टैंड बना हुआ है और फिर यहाँ पर एक कीप टाइप की लगी हुई है जहाँ से हम गेहूं डालेंगे। ओके, ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पर से डालते हैं कि नहीं? गेहूं डालते हैं यहाँ पर से। उसके बाद जब हम चलाते हैं इस चक्की को, जब हम चलाते हैं तो ये जो ऊपर वाला पॉट होता है ये अलग डायरेक्शन में घूमता है और जो नीचे वाला पॉट होता है वो अलग डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब ये है कि जो दोनों पार्ट होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला इस डायरेक्शन में घूमेगा। मतलब कहने का ये है कि जो दोनों पॉट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब आप गेहूं यहाँ से डालेंगे तो गेहूं यहाँ पर आएंगे, तो ये जो पिसेगा यहाँ पर जो गेहूं होंगे वो यहाँ पर आएंगे ना। जो हमारा आटा निकलेगा उस आटे को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपित पदार्थ। वो क्या कहलाएगा? अवक्षेपित पदार्थ। हमने आपको गेहूं का एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पर आप जैसे हम कोलाइडी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कोलाइडी में क्या होगा? कोलाइड की सारी बातें, कोलाइडी डालेंगे, कोलाइडी मिल में कोलाइडी आकार के कण डालेंगे और जो निकलेगा वो हमारे क्या कहलाएगा? अवक्षेपित पदार्थ। और ये हमारे क्या बने हुए हैं? 2 पॉट बने हुए हैं या 2 कोलाइडी मील हैं। ये क्या है? 2 हमारी कोलाइडी मील है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोलाइडी मील। तो आशा करते हैं कि आपको ये चित्र तो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम आपको थ्योरी बताते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इस विधि में पदार्थ के बड़े बड़े कणों या टुकड़ों को कोलाइडी मील में डालकर कोलाइडी आकार के कणों में बदला जाता है। इस मील में पॉट कितने होते हैं? 2 पॉट लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए सेम जैसा हमने बताया है वैसा ही लिखा है। देखिए परिक्षेपण है तो क्या होगा? कुछ बड़े से छोटा कर देना। तो यानी यहाँ पर होगा बड़े बड़े कणों को हम लेंगे और क्या करेंगे? कोलाइडी मील में डालेंगे। ये क्या है? कोलाइडी मील है। तो कोलाइडी मील में जब डालेंगे तो क्या होगा? ये छोटे छोटे कणों में हमारा परिवर्तित हो जाएगा। और जो ये हमारे पॉट हैं ये कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। उसके देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि
जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं तथा कोलाइडी आकार के कण हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें उचित स्थायी कारक मिलाकर कोलाइडी विलयन हम बना लेते हैं। अब देखिए, जैसा हमने आपको बताया सेम वैसे लिखा था। इस टाइप से दो पॉट थे और यहाँ पर इस टाइप से कीप लगी हुई थी। यहाँ पर से जब हम कोलाइडी कण डालेंगे तो यहाँ पर से निकलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अवक्षेपित पदार्थ। और ये जो दोनों पॉट होंगे अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, जिससे जब ये घूमेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएंगे, कोलाइडी कण प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें उचित स्थायी कारक यानी कि जो भी मिलाना होगा मिला देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहली विधि हमने आपको बता दी है, यांत्रिक परिक्षेपण। अब दूसरी आपको बताते हैं, दूसरी क्या है हमारी, विद्युत परिक्षेपण। ये भी बहुत ईजी है। इतनी भी विधियाँ होती हैं, आप डायग्राम समझ लीजिए, आप बहुत आसान तरीके से कोई भी विधि हो लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बीकर लिया हुआ है इस टाइप का, और फिर इसमें क्या किया है, हमने बर्फ़ के टुकड़े भर दिए हैं। ये जो गोल गोल बने हुए हैं छोटे छोटे से सर्कल्स, ये क्या है, बर्फ़ के टुकड़े। फिर हमने यहाँ पर इस बीकर में विलयन भर दिया है। विलयन हम आपको बताएंगे अभी कौन सा भरा है। और फिर हमने इस यहाँ पर दो छड़ लगा दी है, एक एनोड की और एक कैथोड की छड़ लगा दी है। आपको तो पता ही होगा कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। एनोड वो होता है जो प्लस वाला तार होता है, यानी जो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड होता है। ये तो आशा करते हैं आपको पता ही होगा। तो देखिए, जिसको नहीं पता उसको भी बता देते हैं। जो एनोड, देखिए आपने तार देखा होगा, उसमें दो कलर के होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। जो ब्लैक वाला होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, यानी कि जो निगेटिव होता है। जो निगेटिव होता है वो कौन सा होता है, ब्लैक। लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, रेड वाला होता है एनोड। क्या होता है, रेड वाला एनोड होता है और ब्लैक वाला कैथोड होता है। तो जिसको नहीं पता था उसको भी आज पता चल गया होगा कैथोड और एनोड क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर दो छड़ लगा रखी है, एक एनोड की और एक कैथोड की। जब यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि जब हम इसमें करंट लगाएं, करंट देंगे, इसको बत्ती से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ चिंगारी टाइप की बनेगी। ये जो ऐसे करके बना हुआ है ये चिंगारी है। चिंगारी को देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है आर्क। चिंगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यहाँ पर आर्क बनेगी। तो देखिए, हमने आपको चित्र जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि चित्र क्या है। तो देखिए, आपको हम थ्योरी वाइज बताते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है ये चित्र। जिसको नहीं समझ में आया उसको थ्योरी के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस विधि द्वारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि के सॉल्व बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप किस किस के सॉल्व बना सकते हैं, गोल्ड का भी बना सकते हैं, सिल्वर यानी चांदी का भी बना सकते हैं, प्लेटिनम इत्यादि ETC का लिखा है, इसका मतलब है आदि के सॉल्व बना सकते हैं। यानी यहाँ पर आप किसी के भी, इन जितने भी नेम लिखे हैं इनके आप सॉल्व बना सकते हैं। फिर आगे लिखा है, इस विधि में जिस धातु का सॉल्व हमें बनाना होता है उस धातु के दो इलेक्ट्रोड NaOH और KOH के विलयन में डुबोकर रख देते हैं और चारों ओर बर्फ के टुकड़े भर देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क उत्पन्न होती है और धातु का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसा जैसा हमने चित्र में आपको बताया सेम बिल्कुल वैसे लिखा है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा है केवल जो बनाया है वही लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर हमने बता दिया कि किस किस का सॉल्व बनाया जा सकता है, गोल्ड का, सिल्वर, प्लेटिनम आदि का सॉल्व बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया ये जो विलयन भरा हुआ ये कौन सा विलयन है, NaOH और KOH। ये विलयन कौन सा है, NaOH और KOH। यहाँ पर NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH को बोलेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये दोनों हमने आपको बता दिया। तो ये जो विलयन है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से आप कोई भी विलयन ले सकते हैं। तो जब आप इसमें डुबोएंगे, किसको डुबोएंगे, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाई है कैथोड और एनोड की, जब आप इस विलयन में डुबोएंगे और धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि जब इसमें करंट देंगे तो यहाँ पर एक आर्क उत्पन्न होगी। आर्क बोले तो चिंगारी उत्पन्न होगी। चारों तरफ हमने क्या किया है, ये सब क्या किया है, विलयन में बर्फ के टुकड़े भरे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये भी लाइन लिख दी है कि चारों ओर बर्फ के टुकड़े भर देते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि जब करंट लगाते हैं, करंट देते हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, आर्क उत्पन्न होती है, यानी कि चिंगारी उत्पन्न होती है। जब चिंगारी उत्पन्न होगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा या बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, विलयन लेंगे किसका, NaOH या KOH। आपके पास दोनों में से जो विलयन अवेलेबल होगा वो ले लेंगे। उसके बाद जब दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इस टाइप से दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और चारों तरफ हम क्या करेंगे, बर्फ के टुकड़े भर देंगे। बर्फ के टुकड़े भरने के बाद जब हम उसमें करंट प्रवाहित करेंगे, यानी कि विद्युत धारा
प्रभावित करेंगे तो इनके बीच क्या होगा, एक आर्क उत्पन्न होगी। आर्क उत्पन्न होगी, इसका मतलब है हमें लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है या प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है कि हम यहाँ पर NaOH या KOH का विलयन ही क्यों लेते हैं। सोचने वाली बात है ना कि हम यहाँ पर NaOH या KOH का विलयन ही क्यों लेते हैं और कोई विलयन क्यों नहीं लेते हैं, या हम इसमें बर्फ़ के टुकड़े क्यों भरते हैं और कुछ क्यों नहीं भर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना। तो आज हम आपको इसका भी आंसर बता देते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े क्यों भरे जाते हैं और NaOH या KOH का विलयन ही क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में ये लिखा है, जिससे कि आप भूले ना, कि विलयन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए चारों ओर बर्फ़ के टुकड़े भर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बर्फ़ के टुकड़े इसलिए भरते हैं कि विलयन उड़ ना जाए। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो भाप बनकर उड़े ना। तो जो हमारा विलयन है हमारा, वो भाप बनकर ऊपर ना उड़े, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, बर्फ़ के टुकड़े भर देते हैं। ओके, एक का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर NaOH या KOH का विलयन ही क्यों लेते हैं, चालकता को बढ़ाने के लिए। किसको, चालकता को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इन्हीं दो विलयनों का यूज़ करते हैं। तो हमने आपको शुरुआत से बताते थे, क्या बताया सबसे पहले आपको शुरुआत से क्या बताया, द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की विधियां बताई। कितनी विधि होती हैं, दो विधि होती है, एक संघनन और दूसरी परिक्षेपण। एक संघनन और परिक्षेपण। ओके, तो संघनन में कितनी आती हैं, 4, एक ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और उभय अपघटन। और उसके बाद हमारा यहाँ पर परिक्षेपण में भी परिक्षेपण में कितनी आती हैं, 2 आती हैं, एक यांत्रिक परिक्षेपण और एक विद्युत परिक्षेपण। तो हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये दो विधियों के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और देखिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन, कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, पृष्ठ रसायन जो चैप्टर चल रहा है, वो देखिए हम सारी वीडियो लाइन वाइज लेकर आ रहे हैं। जितनी भी वीडियो बिल्कुल नोट्स आप बनाते चलिए। जो कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ता है वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है। तो देखिए बिल्कुल लाइन वाइज हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। पृष्ठ रसायन का आज ये हमारा पार्ट 3 था। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्या कैसे होता है, हमने आपको पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 3 है। आशा करते हैं कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12th के हम लाते रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।